जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी के अंक में बात एक और महावीर की, एक ऐसे महावीर की जिसे 2 युद्धों में उसकी वीरता के लिए 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बात करेंगे इस महावीर की अनसुनी कहानी की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। भारत की सेनाओं की ताकत को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। 250 प्रलय मिसाइल खरीदने की बात की जा रही है। दरअसल पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं के लिए एक मिसाइल फोर्स बनाने की बात कही थी, जिसमें 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की मारक क्षमता के लिए ऐसी मिसाइलें और रॉकेट तैयार करने की बात कही गई थी। उसी कड़ी में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की तैयारी की जा रही है। 250 से ज़्यादा प्रलय मिसाइल भारतीय सेनाओं के लिए उत्तरी सरहद पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। खासतौर से चीन के खिलाफ भारतीय सेना और वायुसेना की तैयारी में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद से भारत की सेनाओं की ताकत बढ़ेगी और चीन से मुकाबले में मदद मिलेगी। दरअसल तीनों सेनाओं में मिसाइल फोर्स बनाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले लंबे समय से सरकार तीनों सेनाओं को आधुनिक हथियारों, मिसाइल और दूसरे हथियारों से लगातार लैस कर रही है और उसमें कोशिश की जा रही है कि सेनाओं को मेक इन इंडिया के जरिए घातक हथियारों से लैस किया जाए। इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, उसमें तेजी के साथ सेनाओं को आधुनिक और मारक हथियारों से लैस किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भारतीय सेना ने अग्निवीर रिक्रूटमेंट को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, उसमें बदलाव किया गया है। अभी पिछले साल इस स्कीम के लागू होने के बाद तीनों सेनाओं में मार्च महीने में अग्निवीर के नए बैच शामिल हो चुके हैं। ट्रेनिंग के बाद मार्च में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में अग्निवीर के बैच आ चुके हैं और अब खासतौर से भारतीय सेना ने उनके रिक्रूटमेंट को लेकर नई तैयारी की है, नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके मुताबिक अब देश भर में एक साथ भारतीय सेना ऑनलाइन परीक्षा के जरिए अग्निवीर की भर्ती करेगी। पहले सीधे जो सैनिक हैं उन्हें भर्ती के लिए भर्ती रैली में बुलाया जाता था, वहाँ पर उनका फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब उसमें बदलाव करते हैं। पहले पूरे देश में से 17 साल से उम्र के युवाओं से ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी जाएंगी और उसके बाद उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए रैली में बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट पास होने के बाद दूसरे चरण में उनका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद तीसरे चरण में मेडिकल होने के बाद मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। यानी कि अब 3 अलग अलग चरणों में अग्निवीर जो भर्ती परीक्षा है उसको पूरे देश में किया जाएगा। तो इस तरह से एक बड़ा बदलाव अग्निवीर रिक्रूटमेंट को लेकर भारतीय सेना ने किया है, क्योंकि पहले जब अग्निवीर स्कीम को सेनाओं में लागू करने की बात थी, उसको लेकर कई आशंकाएं तीनों सेना में थी, लेकिन अब क्योंकि पहले बैच अग्निवीरों के भारतीय सेनाओं में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में अब भारतीय सेना ने अग्निवीर स्कीम में एक बड़ा बदलाव किया है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। इसी हफ्ते तीनों सेनाओं में के बाद की तैयारी की बात करें तो भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी साल की पहली कमांडर कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की। इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान खासतौर से भारतीय सेना ने सरहद पर चीन के खिलाफ पाकिस्तान सरहद पर अपनी तैयारियों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान ने भारतीय सेना के सैन्य कमांडरों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि साइबर और ट्रेड के क्षेत्र में खासतौर से भारतीय सेना को अपनी तैयारियों को मजबूत बनाना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेनाओं को अपनी तैयारी को चाक चौबंद करना होगा और ख़ासतौर से चीन जिस तरह से लगातार भारतीय सेना और भारत के खिलाफ साइबर के मोर्चे पर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है, ऐसे में भारतीय सेना, वायुसेना को भी साइबर के मोर्चे पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर्चे पर अपनी तैयारियों को मजबूत करना होगा। चीन खासतौर से लद्दाख से लेकर अरुणाचल सरहद पर ज़मीन पर न सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर के मोर्चे पर भी वो भारत के खिलाफ अपनी तैयारियों को मजबूत बना रहा है। ऐसे में भारतीय सेना और वायुसेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं को साइबर के मोर्चे पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर्चे पर अपनी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूत बनाने के पर जोर दिया। डिफेंस डायरी में बात अब विंग कमांडर जगमोहन नाथ की, एक ऐसा सैन्य अधिकारी जिसे 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर जगमोहन नाथ
भारतीय सेनाओं के उन 6 सैन्य अधिकारियों में पहले सैन्य अधिकारी हैं जिन्हें 2 बार अलग अलग युद्धों के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सैन्य सेवाओं में दूसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान विंग कमांडर जगमोहन नाथ को उनकी वीरता के लिए 1962 और 1965 के युद्ध में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर जगमोहन नाथ का जन्म 8 अगस्त 1930 को जयपुर में हुआ। उनके परिवार में ज्यादातर लोग डॉक्टर या बिजनेस में थे, लेकिन जगमोहन नाथ सेना में जाना चाहते थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ समय तक एयर इंडिया में सेवा दी और उसके बाद 1948 में वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। एक पायलट के तौर पर उन्हें कमीशन मिला और उसके बाद वो विंग कमांडर के पद तक पहुंचे। साल 1948 में कोयम्बटूर में भारतीय वायुसेना के कॉलेज में एडमिशन के बाद पहली बार साल 1962 में उन्हें चीन के खिलाफ युद्ध में मोर्चा संभालने का मौका मिला और उन्हें एक बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई। एक ऐसी जिम्मेदारी जो सीधे लड़ाई के मोर्चे पर दुश्मन से मुकाबला नहीं था, बल्कि उन्हें अक्साई चिन और तिब्बत के इलाकों में चीन की तैयारियों, चीन की सैन्य, खासतौर से चीन की सैन्य तैयारियों, चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चीन के जो सैन्य अड्डे थे, उनके बारे में जानकारी जुटानी थी। एक तरह से जासूसी टोही मिशन में उनकी भूमिका थी और इस मिशन के दौरान उन्होंने अक्साई चिन इलाके में चीन के सैन्य गतिविधियों, चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके सैन्य निर्माण की अहम जानकारी जुटाई। उन्होंने अपने विमान से, टोही विमान से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भारतीय सेनाओं को दी। अक्साई चिन से लेकर के इलाके में किस तरह से चीन भारत के खिलाफ 1962 की लड़ाई में अपनी तैयारी को अंजाम दे रहा है, किस तरह की उसने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर तैयार किया है, उसके पास किस तरह के लड़ाकू विमान हैं, किस तरह के सैनिक और हथियार हैं। इसको लेकर उन्होंने टोही विमान के जरिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई और 1962 के चीन के साथ युद्ध में ये जानकारी भारतीय सेना के बहुत काम आई। उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए 1962 के युद्ध में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन विंग कमांडर जगमोहन नाथ का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें वीरता दिखाने का एक और मौका मिला साल 1965 के युद्ध में। उस दौरान उन्हें करीब पाकिस्तान के खिलाफ 30 टोही विमानों का नेतृत्व करने का मौका मिला। एक बार फिर उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन की तैयारियों का जायजा लेना था, किस तरह से पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा है, उसके किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सैन्य तैयारी किस तरह है, किस तरह के लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कर रहा है। इस महत्वपूर्ण भूमिका के दौरान उन्होंने लाहौर, सरगोदा जैसे पाकिस्तान के इलाकों में अंदर तक घुसकर दुश्मन के खिलाफ जानकारी जुटाई और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी पाकिस्तान को किस तरह की सैन्य मदद दे सकता है, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। अगर उनके एक इंटरव्यू के पुराने इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि जब वो अपने टोही विमान से चीन की सरहद में दाखिल हुए तो उन्हें ये बात मालूम थी कि चीन स्पष्ट तौर पर उनके विमान को देख रहा है और वो किसी भी वक्त चीन के निशाने पर आ सकते हैं। चीन विमान रोधी गन से उन्हें निशाना बना सकता था, लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती थी या फिर चीन के पास उस तरह के लंबी दूरी के बंदूक गन मौजूद नहीं थी जिससे उनके वो विमान को मार पाएं। तो इस तरह का अनुभव विंग कमांडर जगमोहन नाथ ने किया और ये दिखाता है कि किस तरह की वीरता, किस तरह का साहस उस ज़माने में जब बहुत ज़्यादा सर्विलांस के उपकरण जहाज़ों पर नहीं होते थे, बहुत बेसिक ये विमान होते थे, टोही विमान होते थे जिनकी जानकारी जुटाई जाती थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के इलाके में घुसकर जानकारी जुटाई। अपने टोही विमान के जरिए उन्होंने दुश्मन की सैन्य रणनीति को पकड़ने का काम किया, उसकी जानकारी जुटाने का काम किया। और विंग कमांडर जगमोहन नाथ का कहना था कि शायद चीन के पास उस तरह के विमान, लड़ाकू विमान नहीं थे जिससे वो उनके टोही विमान को गिरा पाएं। तो इस तरह से विंग कमांडर जगमोहन नाथ ने न सिर्फ 1962 और 1965 के युद्ध के दौरान चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों के खिलाफ अलग अलग मोर्चों पर एक लड़ाकू विमान पायलट के तौर पर, एक टोही विमान पायलट के तौर पर दुश्मन के सैन्य ठिकानों के अंदर बिल्कुल नजदीक जाकर जानकारी जुटाने का काम किया। उन्होंने अपनी जान की
बाजी लगाकर दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाई और उन्हें सेना तक पहुंचाने का काम किया, जिससे खासतौर से अगर हम 1965 के युद्ध की बात करें तो चीन पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से विंग कमांडर जगमोहन नाथ एक अकेले पहले सैन्य अधिकारी थे उन 6 सैन्य अधिकारियों में जिन्हें 1947 से लेकर 1971 तक के युद्ध के दौरान अलग अलग मोर्चों पर ऐसे 6 सैन्य अधिकारी जिन्हें 2 बार सैन्य के सेवा के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर जगमोहन नाथ ने 1965 के बाद भी वो भारतीय वायुसेना में कार्यरत रहे, उन्होंने अपनी सेवाएं दी और इसी साल 2023 में 21 मार्च को मुंबई में उनका निधन हो गया। तो इस तरह से इस महावीर ने, विंग कमांडर जगमोहन नाथ ने सैन्य इतिहास में एक ऐसा सुनहरा पन्ना जोड़ा जो अब तक कोई दूसरा सैन्य अधिकारी नहीं कर पाया और उन्हें 2 बार उनकी वीरता साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। डिफेंस डायरी में हम लगातार ऐसे ही महावीरों की कहानी आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने सैन्य इतिहास में अपनी वीरता का परचम लहराया। डिफेंस डायरी की अगले अंक में बात एक और महावीर की। जय हिंद।